Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel and here we explore the Shalakya series with all the amazing lectures. Plus we'll see how to score good marks in our prof exams and study in a smartest way. So हमारी जो शलाक्य सीरीज चल रही थी इसमें हमें आज देखना है शुक्लगत रोग। तो इसमें हमने पहले काउंटिंग डिस्कस कर ली थी कि शुक्ला जी को हम कितना देते हैं, 11 रुपए देते हैं। तो शुक्लगत रोग हमें याद रखना है कि शुक्लगत रोगों की संख्या कितनी होती है, 11, राइट। तो ये हमें अब 11 रोगों में जो ये 11 रोग होते हैं ये सभी साध्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें YAS का कोई पैटर्न नहीं रहता है, सभी रोग जो हैं वो साध्य होते हैं, ठीक है। दोषों का डिफरेंस रहता है, क्या क्या अलग अलग दोष होते हैं। तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए याद करना है हमें कि अर्जुन अपने दोनों सिर और 5 आर्म की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टी बनाते हैं। ठीक है, अब इसको डिकोड करते हैं। हमें टोटल 11 रोग करने हैं शुक्लगत, ठीक है। तो अर्जुन से हो गया अर्जुन, 2 सिर, तो यहाँ पे आ जाएगा सिराजाल और सिरा पिडका। 5 अर्म, तो 5 अर्म कौन कौन से होते हैं इसको याद करेंगे। पास लस, तो पी से प्रस्तारी अर्म, ए से अधिमांसज अर्म, एस से स्नायु अर्म, एल से लोहित अर्म और एस से शुक्ल अर्म। ठीक है, शक्ति से शुक्तिका, बल से बलासग्रथित, पिष्टि से पिष्टक। ठीक है, तो देखते हैं काउंटिंग कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमने 11 शुक्लगत रोग देखे कि अर्जुन अपने 2 सिर और 5 अर्म की शक्ति से बलपूर्वक पिष्टि बनाते हैं। तो अर्जुन सिराजाल सिरापिडका, 5 अर्म, शुक्तिका, बलासग्रथित और पिष्टक। अब यहीं पर इसके दोष भी देख लेते हैं। तो अर्जुन में क्या होता है, रक्त दोष होता है, ठीक है। सिरा जाल सिरा, जितना भी सिरा सिरा वाला आएगा ना सब में रक्त होता है एक्सेप्ट सिरा पिडका। सिरा पिडका में होता है सन्निपातज, त्रिदोषज, ठीक है। फिर अब ये जो 3 है ये क्या होता है, ये 3 जो है ये होते हैं सन्निपातज, लोहित होता है रक्तज, ठीक है, और शुक्ल होता है कफज। इतनी बात क्लियर है सभी को। फिर शुक्तिका लगता है कि वाइट चीज है कोई, तो इसमें कफज दोष होगा या फिर कुछ ऐसा वाइट ऐसा दिमाग में आ रहा है, लेकिन इसमें होता है पित्त, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना है, शुक्तिका में है पित्त। फिर बलासग्रथित, बल कफ के कारण होता है तो कफ याद रखना। पिष्टक, पिष्टि भी कफ से रिलेटेड है तो कफ याद रखना है,
ठीक है, के बनाइए, दोबारा ही बना देती हूँ के। ठीक है, तो अर्जुन में रक्त, सिरा जाल रक्त, सिरा पिंडका सन्निपातज, अर्म में जो पास है वो सन्निपातज, प्रस्तारी अर्म, अधिमांसज अर्म, स्नायु अर्म, लोहित अर्म रक्तज है, शुक्ल अर्म कफज है। शुक्तिका, शुक्तिका में पित्त होता है, बलास ग्रथित में कफ होता है, पिष्टक में भी कफ होता है। ठीक है, और ये सारे ऑल आर साध्य। ठीक है, सभी क्या होते हैं, साध्य होते हैं, ये हमेशा याद रखना है चीज। तो इस तरीके से हमने 11 नाम याद कर लिए। अब देखो यहाँ पर बताया गया है, आचार्य सुश्रुत ने 11 रोग बताए हैं, वहीं आचार्य वाग्भट ने इनकी संख्या 13 मानी, उन्होंने शिरा उत्पात और सिरा हर्ष एक्स्ट्रा माना है। ठीक है, फिर सबसे पहले हम देखते हैं अर्म। तो अर्म हमने देखा था 5 तरह के अर्म होते हैं। तो अर्म कहते किसे हैं, तो नेत्र के, इसके लिए डेफिनेशन लिख लो कि नेत्र के शुक्ल भाग में, शुक्ल भाग में कनीनक संधि अथवा अपांग संधि, कनीनक अथवा अपांग संधि की ओर से संचित मांस, की ओर से संचित मांस को जो निरंतर दृष्टि की ओर, दृष्टि मंडल की ओर बढ़ता है, दृष्टि मंडल की ओर बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्म बोलते हैं। तो नेत्र के शुक्ल भाग में कनीनक अथवा अपांग संधि की ओर से संचित मांस को जो निरंतर दृष्टि मंडल की ओर बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अर्म बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अर्म हम देखते हैं प्रस्तारी अर्म। तो प्रस्तार का मतलब होता है विस्तार। तो देखो, प्रस्तारी प्रथित मिह आर्म शुक्ल भागे विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम स नीलम। दोबारा बोलेंगे, प्रस्तारी प्रथित मिहार्म शुक्ल भागे विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम स नीलम। तो शुक्ल भाग में तनु रुधिर प्रभम स नीलम। तो देखो, नेत्र के शुक्ल भाग में फैलती हुई विस्तीर्ण तनु यानी पतली, रुधिर प्रभम लाल वर्ण की तथा नील वर्ण की रचना को प्रस्तारी अर्म कहते हैं। यह त्रिदोषज साध्य व्याधि है। ठीक है, कैसी है ये, त्रिदोषज साध्य व्याधि है। जो मांस कोमल, जल्दी बढ़ने वाला, वेदना रहित, फैलने वाला, काले रंग का तथा रक्त युक्त और तीनों दोषों से होता है, वह प्रस्तारी अर्म है। ठीक है, तो जो मांस कोमल होगा, जल्दी बढ़ने वाला, वेदना रहित होगा, फैलने वाला होगा, काले रंग का तथा रक्त युक्त और तीनों दोषों से होता है, उसे प्रस्तारी अर्म कहते हैं। फिर आते हैं शुक्ल अर्म। तो शुक्लाख्यम, तो प्रस्तारी अर्म हमने देखा कि शुक्ल भागे विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम स नीलम। ठीक है, कि शुक्ल भाग में विस्तीर्ण मीन्स फैलने वाला, तनु यानी पतला, रुधिर प्रभम लाल वर्ण का, और साथ में कुछ नील वर्ण का जो होता है, उसे प्रस्तारी अर्म बोला जाता है। ठीक है, यह त्रिदोषज साध्य व्याधि है। अब नेक्स्ट आते हैं शुक्ल अर्म। तो देखो, शुक्ल मीन्स सफेद है। ठीक है, तो इसमें दोष कौन सा है, इसमें दोष होता है कफ, जबकि प्रस्तारी अर्म में कौन सा दोष है, त्रिदोष है। ठीक है, फिर ये देखो, कफश साध्य व्याधि है, लिखा है यहाँ पे। तो शुक्लाख्यम मृदु कथ्यंती शुक्ल भागे सश्वेतम सममेह वर्धते चिरेण। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्धते चिरेण, देर से बढ़ता है। तो मृदु कथ्यंती शुक्ल भागे,
अब क्या होता है इसमें, शुक्ल भाग में मृदु, श्वेत, सममीह, ठीक है, समान रूप से वर्धते चिरेण, धीरे धीरे बढ़ने वाली। तो शुक्ल भाग में मृदु, श्वेत तथा समान रूप से बढ़ने वाली, ये समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली रचना को शुक्ल अर्म कहते हैं। ठीक है, तो समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली रचना को शुक्ल अर्म कहते हैं। शुक्ल भाग में मृदु, श्वेत तथा समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली रचना को शुक्ल अर्म कहते हैं। और ये क्या है, एक कफज साध्य व्याधि है। कफ के कारण, अब वाग्भट ने क्या बोला, कफ के कारण शुक्ल भाग में समान रूप से श्वेत वर्ण की देर से बढ़ने वाली, ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ने वाली वर्धते चिरेण या देर से बढ़ने वाली मांस की वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, शुक्ल अर्म कहते हैं। ठीक है, तो शुक्ल भाग में मृदु, श्वेत तथा समान रूप से बढ़ने वाली रचना को शुक्ल अर्म कहते हैं। फिर आते हैं लोहित अर्म। तो लोहित अर्म को क्या कहा जाता है, इसको क्षतज अर्म भी बोला जाता है। तो यन मांसम प्रचयम उपैति शुक्ल भागे पद्माभम, ठीक है, तो इसमें पद्माभम इंपॉर्टेंट है। तो देखो लोहित मीन्स रेड कलर का, तो रेड कलर का कमल याद रखना। तो लोहित अर्म में क्या आ रहा है, पद्माभम आ रहा है। तो यन मांसम प्रचयम उपैति शुक्ल भागे पद्माभम तद उपदिशंति लोहितार्म। तो शुक्ल भाग में कमल के समान लाल वर्ण की, तो शुक्ल भाग में कमल के समान लाल वर्ण की मांस वृद्धि को लोहितार्म कहते हैं। वाग्भट ने इसे शोणितर्म से इसका वर्णन किया है। तो शुक्ल भाग में कमल के समान लाल वर्ण की, शुक्ल भाग में कमल के समान लाल वर्ण की मांस वृद्धि को लोहितार्म कहते हैं। वाग्भट ने इसे शोणितार्म से इसका वर्णन किया है। तो शोणित अर्म में समान चिकना कमल के समान मांस को अधिक वृद्धि होती है। लोहितार्म रक्तज साध्य व्याधि है। ठीक है, लोहितार्म कैसी है, रक्त साध्य व्याधि। इसमें क्या हो रहा है, इसमें शुक्ल भाग में सारी ही जो व्याधियां हैं वो शुक्ल भाग में हो रही हैं, बट इसमें क्या होता है, कमल के समान लाल वर्ण की मांस वृद्धि जब हो रही है तब हम इसे क्या बोल रहे हैं, इसे लोहित अर्म बोल रहे हैं। तो एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं। प्रस्तारी अर्म, तो प्रस्तारी अर्म में हमने देखा शुक्ल भागे विस्तीर्णम तनु रुधिर प्रभम स नीलम, यानी शुक्ल भाग में विस्तीर्ण यानी फैलने वाली तनु पतली रुधिर के समान और थोड़ी नील रचना जो होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रस्तारी अर्म कहते हैं। फिर प्रस्तारी अर्म के बाद हमने देखा शुक्ल अर्म। तो शुक्ल अर्म में हमने देखा शुक्ल भागे मृदु कथ्यंती, यानी शुक्ल भाग में मृदु और शुक्ल भागे सश्वेतम सममीह वर्धते चिरेण। तो समान रूप से बढ़ने वाली, समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली अगर रचना उत्पन्न हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, शुक्ल अर्म कहेंगे। नेक्स्ट हमने देखा लोहित अर्म। तो लोहित अर्म में हमने मेन चीज देखी कि यन मांसम प्रचयम उपैति शुक्ल भागे पद्माभम, ठीक है, शुक्ल भाग में पद्माभम यानी कमल के समान लाल वर्ण की मांस वृद्धि को लोहित अर्म कहते हैं। और ये क्या होती है, रक्त साध्य व्याधि है। फिर आता है अधिमांसज अर्म। तो अधिमांसज अर्म क्या होता है, देखो, विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशम श्यावम वा तद अधिमांसज अर्म विद्यात। तो यहाँ पे यकृत प्रकाशम आया है, ठीक है, यकृत के समान। तो देखो मांस, मांसल स्ट्रक्चर लिवर है ना, तो उसको ऐसे ही याद रखो कि मांस है तो यकृत के जैसा होगा और श्याव होगा, कुछ काले वर्ण का होगा। तो डार्क ब्राउन कलर से हम लिवर को दिखाते हैं ना, तो वैसे ही याद रखना है। कि क्या है, यकृत के समान वर्ण का मृदु बहल, ठीक है, सॉफ्ट होगा और मोटा होगा, विस्तीर्ण होगा। विस्तीर्णम मृदु, विस्तीर्ण और कहाँ आया था, और आया था प्रस्तारी अर्म में, ठीक है। तो विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशम श्यावम, विस्तीर्ण होगा, मृदु होगा, बहल होगा और यकृत के समान होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिमांसज अर्म बोलेंगे।
फिर आते हैं स्नायु अर्म। तो स्नायु अर्म में क्या होता है, नेत्र के शुक्ल भाग में खुरदुरी पीत वर्ण की मांस की वृद्धि। तो पठितम खरम प्रपांडु, पठितम खरम प्रपांडु ये याद रखना है, ठीक है। तो पठितम खरम प्रपांडु से हमें क्या समझना है कि खुरदुरी पीत वर्ण की मांस वृद्धि को स्नायु अर्म कहते हैं। नेत्र के शुक्ल भाग में खुरदुरी पीत वर्ण की मांस वृद्धि को स्नायु अर्म कहते हैं। नेत्र के शुक्ल भाग में खुरदुरी पीत वर्ण की स्नायु वृद्धि मांस वृद्धि को स्नायु अर्म कहते हैं। यह त्रिदोषद साध्य व्याधि है। नेत्र के शुक्ल भाग में खुरदुरी पीत वर्ण की मांस वृद्धि को स्नायु अर्म कहते हैं। यह त्रिदोषद साध्य व्याधि होती है। फिर स्नायु अर्म स्नायु के समान होता है। अर्म में सुश्रुत ने छेदन कर्म करने का निर्देश दिया है, ठीक है। क्या बोला है, छेदन कर्म करना है। तो इन सभी की चिकित्सा अगर हम देखें तो इन सभी में क्या करा जाता है, इन सभी में छेदन कर्म किया जाता है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रस्तारी अर्म में हमने देखा शुक्ल भागे विस्तीर्णम तनु रुद्र प्रभम सनीलम। फिर आता है शुक्ल अर्म। तो शुक्ल अर्म में हमने देखा मृदु शुक्लाख्यम मृदु कथ्यंती शुक्ल भागे श्वेतम सममीह वर्धते चिरेण। तो शुक्ल भाग में मृदु और शुक्ल वर्ण की समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली, वर्धते चिरेण आया था ना उसमें, समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली जो रचना उत्पन्न होती है उसे शुक्ल अर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लोहित अर्म। तो लोहित अर्म में आया था पद्माभम, ठीक है। तो नेत्र के शुक्ल भाग में पद्म यानी कमल के समान लाल वर्ण की मांस वृद्धि को लोहित अर्म कहते हैं। फिर इसके बाद हमने फोर्थ देखा था अधिमांसज अर्म। तो अधिमांसज अर्म में हमने देखा था विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशम श्यावम। तो यकृत के समान, ठीक है, यकृत के समान श्याव, कठिन और विस्तृत बहुल, ठीक है। उसको, उस रचना को हम क्या कहते हैं, अधिमांसज अर्म कहते हैं। फिर स्नायु में हमने देखा स्नायु में पट्टितम खरम प्रपांडु यानी शुक्ल भाग में खुरदुरी पीत वर्ण की और मांस की वृद्धि को क्या कहा जाता है, स्नायु अर्म कहते हैं। और ये सारी ही व्याधियां साध्य है। और इसमें हमने देखा था प्रस्तारी अर्म, अधिमांसज अर्म और स्नायु अर्म ये सन्निपातज होते हैं। लोहित अर्म जो है वो रक्तज होता है और जो शुक्ल अर्म है वो कफज होता है। और ये सारे ही जो जितने अर्म हैं, जो 5 प्रकार के अर्म हैं, ये छेदन साध्य होते हैं। अब इसमें पूर्व कर्म क्या करना है, आप देखो छेदन की विधि बताएंगे। तो पूर्व कर्म इसमें क्या है, देखो स्निग्धम भुक्तवो ही अन्नम उपविष्टस्य यत्नतः संरोषयेतु नयनम भिषक चूर्णेस्तु लवणे। तो रोगी को स्निग्ध भोजन कराकर तत्पश्चात यत्न पूर्वक बिठावे। वैद्य लावणिक चूर्ण को आंखों में लगाकर नेत्र को क्षुभित करे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लावणिक चूर्ण का प्रयोग करना है और नेत्र को क्या करना है, क्षुभित करना है। पहले उससे स्निग्ध भोजन कराकर बिठाना है। फिर यहाँ पर पूरी उसकी विधि बता रखी है। तो इसको हम शॉर्ट में इजीली समझते हैं, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये बता रहे छेदन कर्म की विधि, ठीक है, कि कैसे करके हमें इसमें छेदन करना है, शस्त्र कर्म करना है इन केस ऑफ पंचविध अर्म। तो सबसे पहले तो देखो, अगर यदि अर्म कैसा है, अल्प है, दूसरा दधि निभम है, दधि के समान है, तीसरा नील और रक्तवर्ण का है, फोर्थ धूसर है और तनु है। अगर अर्म इनमें से कोई या ऐसा है तो इसमें हम क्या चिकित्सा करते हैं, इसमें हम अव्रण शुक्र की तरह चिकित्सा करते हैं। अव्रण शुक्र के समान चिकित्सा की जाती है, ठीक है। तो ADN
डी, यानी अल्प है, दधि के समान है, नील रक्त है, धूसर तनु है। ठीक है, ए डी एंड डी है तो हमें क्या करनी है, आवरण शुक्र के समान चिकित्सा करनी है, जो कि एक कृष्णगत रोग है। ठीक है, फिर इसके अलावा अब कहाँ पर हमें शस्त्रक्रम करना है, तो देखो अगर अर्म कैसा है, यदि अर्म है बहल, ऊपर अल्प था इधर बहल हो गया, स्नायु मांस धावन वृत्त, स्नायु मांस धावन वृत्त, स्नायु मांस की धावन के समान है। ठीक है, और कृष्ण मंडलागतम, कृष्ण मंडलागतम। ठीक है, और उसमें क्या है, कृष्ण मंडल उत्पन्न है, तो बी एस के। तो इनमें हमें क्या करना है, इनमें शस्त्र कर्म करना चाहिए, और शस्त्र कर्म में भी कौन सा कर्म, तो छेदन कर्म करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब जो हमारा छेदन कर्म है, शस्त्र कर्म है, उसको हम पूरा देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो ऊपर हेडिंग डाल लो शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म में सबसे पहले आता है पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म में हमने अभी पढ़ा था, क्या करना है पूर्व कर्म में, प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन देना है। तो प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन देना है, राइट। फिर प्रधान कर्म आता है, तो प्रधान कर्म में लावणिक चूर्ण से क्या करना है, नेत्र को संशोधित करना है। तो इसमें आएगा पहला नेत्र संशोधन, और किससे हो रहा है ये नेत्र संशोधन, लावणिक चूर्ण से, लावणिक चूर्ण से क्षुभित करने को बोला था ना नेत्र को। और इसको कैसे लगाना है, अंजन की भांति, अंजन की भांति इसको लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है स्वेदन। स्वेदन करना है, और स्वेदन कैसे करना है, उष्ण जल से भीगे वस्त्र से। ठीक है, उष्ण जल से भीगे वस्त्र से क्या करना है, स्वेदन करना है। फिर स्वेदन के बाद प्रोसेस आती है अर्म परिघट्टन। ठीक है, अर्म परिघट्टन में क्या करते हैं, जो स्वेदन करा हमने उसके बाद उस स्थान का क्या करेंगे, चालन करेंगे। तो अर्म परिघट्टन में आता है चालन। ठीक है, चालन किया जाता है उस स्थान का। फिर इसके बाद प्रोसेस आती है डी, अर्म उत्थापन। पहले वहां से उसको हिलाएंगे, फिर उसे वहां से उठाएंगे। ठीक है, तो जिस स्थान में, और ये कहाँ किया जाता है, तो जिस स्थान पर, जिस स्थान पर अर्म में बलि पड़ जाए, फोल्ड आ जाए, बलि पड़ जाए, वहां बडिश यंत्र लगाने, वहां क्या करना है, बडिश यंत्र लगा देना है।
एक बार मैं एक टेस्ट दे रही थी, मुझे वली वर्ड याद नहीं आया, ठीक है। तो ये याद रखना है, पहले हमने चालन किया, स्वेदन करने के बाद, चारण करने के बाद हमें क्या करना है, उत्थापन करना है कि जहां पर फोल्ड आ रहा होगा टेरिजियम में या अर्म में, जहां पर भी क्या आ रहा है, बलि पड़ गई है, वहां से अर्म को उठाना है। और किससे उठाना है, वहां से बडिश पत्र का ही प्रयोग करना है। फिर इसके बाद देखो क्या करना है, फिर रोगी को अपांग की ओर से देखने को कहें। अपांग की ओर से देखने को कहें तथा वैद्य रोगी के सामने मुचुंडी से उस फूले अर्म को क्या करे, पकड़कर ऊंचा उठाए अथवा सुई में डोरा पिरोकर उसे अर्म के नीचे डालकर ऊपर उठावे। तो क्या करना है, रोगी के अपांग की ओर से देखने को कहना है। फिर वैद्य रोगी के सामने मुचुंडी से उस फूले अर्म को पकड़कर ऊंचा उठाए, या फिर सुई में डोरा पिरोकर उसे अर्म के नीचे डालकर ऊपर उठाए। ठीक है। फिर इसके बाद अर्म का छेदन करना है। ठीक है। तो फिर इसके बाद की प्रोसेस आएगी ई अर्म छेदन। अर्म छेदन। और इसमें क्या करना है, अर्म को 3 बडिश यंत्रों से उठाकर उसे मंडलाग्र शस्त्र द्वारा कृष्ण शुक्ल मंडल से सब ओर से अलग करते हुए, तो मंडलाग्र शस्त्र द्वारा अलग करते हुए कनीनक संधि को बचाते हुए अर्म को 3/4 भाग को काटकर अलग करना है। करते हुए 3/4 भाग अलग कर देना है। और इसमें क्या करना है, प्रिकॉशंस की कनीनक और अपांग पर चोट ना लगे। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। फिर अभी हमने छेदन कर दिया, हमने एक्सरसाइज करके निकाल दिया। अब आगे की प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ तक तो था छेदन, अभी करते हैं हम इसके बाद प्रतिसारण। तो प्रतिसारण में क्या किया जाता है, यवक्षार, त्रिकटु, सेंधव, इनका यूज किया जाता है। यवक्षार, त्रिकटु और सेंधव,
इसका यूज किया जाता है। इसके बाद करा जाता है पट्टबंधन। इसके बाद करते हैं पट्टबंधन की, एक पट्टी बांध देते हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद आता है पश्चात कर्म। तो पश्चात कर्म में क्या करना है, 3 दिन बाद पट्टी को खोलकर पट्टी को क्या करना है, खोलना है। 3 दिन बाद पट्टी को खोलना है और नेत्र का स्वेदन करके व्रणवत शोधन और रोपण चिकित्सा करनी है। स्वेदन, व्रणवत शोधन और रोपण करना है। ठीक है, व्रणवत शोधन और रोपण करने के लिए देना है इसके पश्चात कर्म में। फिर अगर अर्म शेष रह जाए, ठीक है, ये सब हमने कर लिया, ये छेदन वाली प्रोसेस कर ली। अब इन केस अगर अर्म कुछ शेष रह गया तो उसके लिए क्या करा जाता है, तो उसके लिए करते हैं लेख्यांजन का प्रयोग। लेख्यांजन का प्रयोग, राइट। फिर अगर अर्म छेदन हमने किया, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो अगर जैसे हमने बोला था कि 3/4 ही कट करना है, अगर उससे ज्यादा कट हो गया, ठीक है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या फिर कम कट हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो देखो, अर्म छेदन के उपद्रव, तो 3/4 से ज्यादा अगर काट दिया और 3/4 से कम अगर काट दिया, तो अगर ज्यादा काट दिया तो ज्यादा काटने में क्या होगा, रक्तस्राव होगा। रक्तस्राव के साथ साथ नाड़ी रोग हो सकता है। ठीक है, नाड़ी रोग हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। और कम काटा तो जो टेरिजियम है उसकी पुनः वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। शस्त्र कर्म में हमने देखा पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में सबसे पहले हमें क्या कराना है, स्निग्ध भोजन खिलाना है। उसके बाद प्रधान कर्म आता है, उसके बाद लावणिक चूर्ण का क्या करना है, अंजन देना है, लावणिक चूर्ण का प्रयोग करना है नेत्र के संशोधन के लिए। फिर उसके बाद स्वेदन करना है। स्वेदन कैसे करना है, उष्ण जल में गीला कपड़ा, भीगा हुआ गीला कपड़ा, उससे हमें स्वेदन करना है। ठीक है, स्वेदन करने के बाद अर्म परिघटन, फिर स्वेदन हो गया तो अर्म को मतलब वहां पे चालन करना है। चालन करने के बाद हमें क्या करना है, अर्म का उत्थापन करना है। मीन्स जिस स्थान पर वहां पर बलि पड़ गई हो, उस स्थान से अर्म को क्या करना है, उठाना है या फिर बड़े शस्त्र डाल देना है। फिर रोगी को क्या कहना है कि अपांग की ओर देखो, और ये कहना है कि वैद्य रोगी के सामने मुचुंडी से उस फूले अर्म को पकड़कर, जैसे बलि पड़ गई तो यानी फूल गया उस साइड पे, उसको पकड़कर किससे, मुचुंडी से ऊंचा उठाकर, और या फिर हम क्या करना है, सुई लेनी है, सुई का डोरा बीच में डालना है अर्म के और उसको ऊपर उठा देना। मीन्स उत्थापन करना, ऊपर उठाना है। फिर अर्म का छेदन करना है, तो 3 बड़े यंत्रों से उठाकर मंडलाग्र शस्त्र से उसका क्या करना है, छेदन करना है। लेकिन छेदन में एक प्रिकॉशन है कि 3/4 ही छेदन करना है। फिर प्रतिसारण आता है, तो यवक्षार, त्रिकटु, सेंधव, इनसे प्रतिसारण करना है। उसके बाद पट्टबंधन, वहां पे पट्टी बांध देनी है। ठीक है, फिर पश्चात कर्म में आता है 3 दिन बाद पट्टी को खोलना है, स्वेदन कराना है, व्रणवत चिकित्सा करनी है, व्रणवत शोधन रोपण करना है। 3 दिन बाद खोलनी है पट्टी, ये याद रखना है। ठीक है, अब अगर अर्म में कुछ शेष रह जाए तो उसके लिए लेख्यांजन का प्रयोग करना है। और अगर अर्म में ढंग से छेदन नहीं हुआ, 3/4 करना था, उससे ज्यादा हो गया या कम हो गया, अगर ज्यादा हो गया तो रक्तस्राव होगा। ठीक है, नाड़ी रोग हो सकता है। अगर कम हुआ तो कम के केस में क्या होगा, जो व्याधि होगी उसकी पुनः वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया शस्त्र कर्म। अब वापस से बुक पर आते हैं, तो देखो अर्म में ये पूरा हमने देख लिया है।
ठीक है, ये पश्चात कर्म, प्रधान कर्म हम देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आते हैं, अर्म के शेष भाग पर क्या करना है, लेख्य अंजन का प्रयोग करना है, ये भी हमने देख लिया। दो जो अर्म छोटा दही के समान, तो ये हमने देख लिया ए डी एन डी। ठीक है, तो अल्प, दधि निभम, नील रक्त और डी से क्या था, धूसर तनु। ठीक है, तो अर्म कैसा हो, अल्प हो, दधि निभम, नील रक्तम, धूसर तनु, ए डी एन डी। तो उसकी क्या करनी है हमें, उसकी सवर्ण शुक्र की तरह चिकित्सा करनी है। फिर इसके बाद हमने देखा था बी एस के। ठीक है, बी एस के तो बहल है, स्नायु मांस धावन कृत है और कृष्ण मंडल ग है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, शस्त्र कर्म करना है। फिर अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सम्यक छिन्न अर्म के लक्षण। अगर अर्म प्रॉपरली या सम्यक रूप से क्या हुआ है, उसमें छेदन हुआ है, तो कैसे कैसे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो, विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वअक्षी गतक्लम, चाहो तो इसको याद कर सकते हो, विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वअक्षी गतक्लमम छिन्ने अर्माणि भवेत सम्यक यथा स्वम अनुपद्रवम। तो अर्म के सम्यक छेदन होने पर क्या होगा, नेत्र गोलक का वर्ण विशुद्ध तथा नेत्र का कार्य ठीक रूप से होता है। नेत्र का वर्ण कैसा होगा, विशुद्ध हो जाएगा और नेत्र का कार्य ठीक रूप से होगा। नेत्र क्लम रहित और उपद्रवों से रहित होगा। तो नेत्र कैसा रहेगा, क्लम रहित और उपद्रवों से रहित। तो VAKG करके याद कर सकते हो, क्या होगा, विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वअक्षी गतक्लमा, विशुद्ध वर्ण अक्लिष्टम क्रिया स्वअक्षी गतक्लमा, विशुद्ध वर्ण अक्लिष्टम क्रिया स्वअक्षी गतक्लमा, विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वअक्षी गतक्लमा, विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वअक्षी गतक्लमा। ठीक है, फिर आधुनिक मतानुसार इसे क्या बोला जाता है, इसे टेरिजियम बोला जाता है अर्म को। तो टेरिजियम derives its name from a Latin word terigion means a wing. Pterygium is a wing-shaped fold of conjunctiva encroaching upon the cornea from either side of the interpalpebral fissure. तो either side, इनर कैंथस से भी जा सकता है, आउटर कैंथस से भी जा सकता है। ठीक है, तो टेरिजियम क्या है, एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विंग, और ये क्या है, एक विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा है जो कि एनरोच करता है कॉर्निया तक फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द पैल्पेब्रल फिशर, दोनों साइड में से किसी भी साइड से हो सकता है। एटियोलॉजी इज नॉट एग्जैक्टली नोन, हाउएवर इट इज यूजुअली सीन पीपल विद हॉट क्लाइमेट्स में जो लोग रहते हैं, पीपल वर्किंग इन सनी डस्टी और सैंडी एटमॉस्फेयर। सेक्स इट यूजुअली अकर इन एल्डरली मेल्स doing outdoor work, bilaterally maybe unilateral और bilateral, usually on the nasal side। तो यहाँ पर भी जो दिखा रखा है nasal side वाला दिखा रखा है, राइट, तो nasal side पे usually देखा जाता है, but may also occur on the temporal side, तो temporal side पे भी हो सकता है, outer canthus की side पे। फिर the main cause is degenerative changes in the subconjunctival tissue। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बोल रहे हैं कि मेन कॉज इज डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द सबकंजक्टाइवल टिश्यू। तो मेन कॉज क्या है इसका, सबकंजक्टाइवल टिश्यू का डैमेज हो रहा है, तो डैमेज होगा, ठीक है, डीजेनरेशन होगा, उसके बाद जो प्रोसेस होती है हीलिंग की, उसमें दोबारा रीजेनरेशन होता है जिसकी वजह से फ्लैप आ जाता है। ठीक है, तो मेन कॉज क्या है, सबकंजक्टाइवल टिश्यूज का डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या डेवलप होता है, टेरिजियम डेवलप होता है। इसके पार्ट्स अगर हम देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स इसके होते हैं, हेड, नेक और बॉडी। ठीक है, हेड को बोला जाता है एपिकल पार्ट, नेक को बोला जाता है लिम्बल पार्ट और बॉडी को बोला जाता है स्क्लेरल पार्ट। तो हेड जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एपिकल पार्ट भी कहते हैं। नेक जो होता है वो कॉर्निया और स्क्लेरा के मीटिंग पॉइंट पर होता है जिसे हम लिम्बल पार्ट कहते हैं। बॉडी जो पूरा वाइट पोर्शन में होता है दैट इज स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरल पार्ट कहते हैं। तो हेड कहाँ होता है, प्रेजेंट ऑन द कॉर्निया, इट इज नैरो पार्ट ऑन द लिम्बस एक्सटेंडिंग बिटवीन लिम्बस एंड द कैंथस। ठीक है, तो देखो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज बॉडी, दिस इज नेक एंड दिस इज हेड। ठीक है, फिर आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन, इट में बी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टेरिजियम। तो टेरिजियम 2 तरह का होता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी होता है। अब प्रोग्रेसिव क्या होता है, इट इज थिक फ्लैशी एंड वैस्कुलर। ठीक है,
तो TVF से याद रखो, TVF, थिक, वैस्कुलर एंड फ्लैशी होता है। इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन साइज एंड एनरोचेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। तो ये धीरे धीरे क्या करता है, अपना साइज बढ़ाता है और धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, कॉर्निया तक पहुंच जाता है। एट टाइम्स इट में कवर द प्यूपिलरी एरिया, और बहुत बार ये क्या कवर करे रहता है, प्यूपिलरी एरिया को कवर करे रहता है। ठीक है। रिग्रेसिव टेरिजियम, इट इज थिन, एट्रोपिक, एटीन्यूएटेड विद लिटिल वैस्कुलैरिटी। तो ये क्या होता है, थिन होता है, एट्रोफिक होता है, एटीन्यूएटेड होता है और लिटिल वैस्कुलैरिटी होती है। लेटर ऑन इट बिकम्स थिन एंड स्टॉप ग्रोइंग। तो जो रिग्रेसिव टेरिजियम है वो अच्छा होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि खुद ही खुद रिग्रेस कर जाता है। हाउएवर इट नेवर डिसअपेयर्स कंप्लीटली, लेकिन कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होता, रिग्रेस करता है हाँ, बट कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट कम सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में यूजुअली ये एसिम्टोमेटिक रहता है। इसमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट देखने के लिए मिलता है, जैसे हमने उसमें देखा था ना टोसिस में, कि जब तक प्यूपिलरी एरिया को कवर नहीं कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक ये सिम्टोमेटिक कंडीशन रहती है। सेम इधर भी, जब तक प्यूपिलरी एरिया एनरोच नहीं हो जाता तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट दिखता है। ठीक है, उसमें भी टोसिस में भी कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट था कि अच्छा नहीं लग रहा है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स है। और यहाँ पर भी क्या है, एक विंग शेप का फ्लैप आ गया आई में, तो वो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट के अंदर आता है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस अकर व्हेन इट एनरोचेस द प्यूपिलरी एरिया। तो देखो प्यूपिलरी एरिया को अगर इन्वॉल्व कर लेगा तब जाके ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉज करेगा। ओकेजनली डिप्लोपिया मिल सकता है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन में बी प्रेजेंट। नेक्स्ट आते हैं साइंस। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा ट्रायंगुलर एनरोचमेंट, जो हमें इमेज में भी देखा। न्यूमेरस स्मॉल ओपेसिटीज में लाई फ्रंट ऑफ द एपेक्स ऑफ द टेरिजियम। तो छोटी छोटी ओपेसिटीज देखने के लिए मिल सकती हैं एपेक्स पर। ठीक है। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर अनलेस इट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द प्यूपिलरी एरिया। तो कोई ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो प्यूपिलरी एरिया को कवर ना कर दे। ठीक है। सर्जिकल एक्सीजन इज द ओनली सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट, और सर्जिकल एक्सीजन इसका सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट रहता है। अब इसको थोड़ा हम पीडीएफ से भी देख लेते हैं। तो देखो, ट्रायंगुलर शेपेड एनरोचमेंट फ्रॉम द बल्बर कंजक्टाइवा इनटू द कॉर्निया इज नोन एज टेरिजियम, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेरिगोस मीनिंग अ लिटिल विंग। ठीक है, तो टेरिगोस का मतलब होता है विंग। टेरिजियम विंग शेप फोल्ड होता है कंजक्टाइवा का। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, कितना क्लियरली विजिबल, एक विंग शेप फोल्ड बन गया है। ठीक है, तो ये मेनली कहाँ होता है, तो देखो यहाँ पे एक ड्राई हॉट एरिया दिखा रखा है पूरा। तो जहाँ पर सन का एक्सपोजर ज़्यादा है, लिविंग इन हॉट क्लाइमेट सच एज एक्सपोजर टू सन, यूवी रेज, ड्राई हीट, हाई विंग्स एंड अबंडेंस ऑफ डस्ट, तो वहाँ पर ये डेवलप होता है। द बेस ऑफ द ट्राइंगल लाइज विद इन द इंटरपाल्पेब्रल कंजक्टाइवा एंड द एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल एनरोचेस अपॉन टू द कॉर्निया। तो ये ऐसे जो विंग आ रहा है, तो ये जो एपेक्स है ये कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे होता है। जो बेस होता है वो इंटरपाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में होता है। Pterygium is located at the nasal limbus is called nasal pterygium, while pterygium located at the temporal pterygium। तो देखो यहाँ से भी आ रहा है एक टेरिजियम, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेम्पोरल टेरिजियम। ठीक है, टेम्पोरल टेरिजियम बोलेंगे। जबकि जो यहाँ से आ रहा है, इधर वाले एरिया से आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेजल टेरिजियम बोलेंगे। पैथोलॉजी, टेरिजियम इज अ डीजेनरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक कंडीशन। तो मेन कॉजेस का क्या है, कंजक्टाइवल डीजेनरेशन है, हमने पहले भी बात करी। और ये किसकी वजह से हो रहा है, यूवी लाइट्स की वजह से। ज़्यादा स्मोकी डस्टी एरिया में कोई बंदा काम करता है तो उसकी वजह से हो जाता है। तो the subconjunctival tissue undergoes elastic degeneration and proliferates as vascularized granulation tissue। तो granulation tissue की तरह दोबारा proliferation होता है under the epithelium which ultimately enroaches the cornea, जो कि ultimately कहाँ पहुँच जाता है, कॉर्निया तक पहुँच जाता है। The corneal epithelium, Bowman's layer और superficial stroma are destroyed। तो Bowman's layer, superficial stroma destroy हो जाता है। हमें पता है कॉर्निया की 5 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, कॉर्नियल एपिथीलियम, ठीक है, Bowman's membrane, corneal stroma, Descemet's membrane, ये Bowman लिखा है, Descemet's membrane, और लास्ट आती है corneal endothelium।
तो इसमें क्या हो रहा है, कॉर्नियल एपिथेलियम ये वाली, बोमेंस लेयर और कॉर्नियल स्ट्रोमा ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऊपर की 3 लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं कॉर्निया की यूवी की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स मोर कॉमन इन एल्डरली मेल्स डूइंग आउटडोर वर्क, इट मे बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। तो यूनिलेटरल हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे से ये देखो ये दिखा रखा है ये, ठीक है। It presents a triangular fold of conjunctiva enroaching the cornea in the area of palpebral aperture, usually on the nasal side, but may also occur on the temporal side. ठीक है। पार्ट्स ऑफ फुल्ली डेवलप्ड टेरिजियम, तो पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो हमने पहले भी देखा, हेड, नेक और बॉडी। हेड ऑन द कॉर्निया होता है, नेक एट द लिम्बल एरिया एंड बॉडी एक्सटेंडेड बिटवीन लिम्बस एंड कैंथस। कैप सेमिलुनर वाइटिश इनफिल्ट्रेट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हेड, कुछ नहीं। अब देखो इसमें ऐसे डायग्राम बना सकते हो आप लोग, ये हमारी आई है, ये आया टेरिजियम, ठीक है। इसको ऐसे बना लो, ये पूरा चाहे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है एपेक्स वाला, उसको क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है, कैप रहने दो। फिर आता है जो लिम्बल पार्ट होता है, यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा, लिम्बस होगा। तो लिम्बस वाले पार्ट में आता है नेक, और ये पूरा जो आ जाता है इसको बॉडी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ टेरिजियम है। टाइप्स प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव हमने देख लिया। तो रिग्रेसिव देखो, ये वाला रिग्रेसिव दिखा रखा है, ये वाला प्रोग्रेसिव दिखा रखा है। अब प्रोग्रेसिव टेरिजियम क्या होता है, थिक होता है, फ्लैशी होता है, वेस्कुलर होता है, विथ फ्यू इनफिल्ट्रेट्स इन द कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ द टेरिजियम, कॉल्ड कैप ऑफ टेरिजियम। रिग्रेसिव क्या होता है, थिन एट्रोपिक एटीन्यूएटेड विथ वेरी लिटिल वेस्कुलैरिटी, नो कैप, अल्टीमेटली इट बिकम्स मेम्ब्रेनस बट नेवर डिस्पेयर। सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ओकेजनली डिप्लोपिया देखने के लिए मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में सिस्टिक डिजेनरेशन, नियोप्लास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इंडिटेन, ड्राइनेस। अब आते हैं क्लिनिकल ग्रेड्स। तो ग्रेडिंग एक चीज बुक में नहीं दी थी, ये अलग से ऐड करनी है आप लोगों को, कि हम ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर तुम 2 mm से कम है, ठीक है, टेरिजियम एक्सटेंड्स लेस देन 2 mm इनटू द कॉर्निया। तो अगर 2 mm से कम एक्सटेंड कर रहा है तब हम उसे क्या बोलेंगे, टाइप 1 बोलेंगे। ठीक है, अगर 4 mm से ज्यादा कॉर्निया को इन्वॉल्व कर रहा है तो हम इसे टाइप 2 बोलेंगे। अगर मोर देन 4 mm कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, टाइप 3 बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, यहाँ पे थोड़ा ही कर रहा है 2 mm, फिर यहाँ पे देखो काफी ज्यादा है, मोर देन 4 mm, सॉरी 4 mm तक है। फिर यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा एरिया को कवर कर लिया, दैट इज मोर देन 4 mm, तो इसे हम क्लास 3 बोलेंगे। फिर 10th क्लासिफिकेशन आता है माइल्ड टेरिजियम, क्लियर विजिबल एपिस्क्लेरल ब्लड वेसल्स, मॉडरेट टेरिजियम, पार्शियली विजिबल ब्लड वेसल्स, सीवियर टेरिजियम, टोटली ऑब्सक्योर्ड एपिस्क्लेरल ब्लड वेसल, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, सिर्फ एक फ्लैप दिखेगा। फिर ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं, क्यों करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ द कॉस्मेटिक रीजन। ठीक है, कॉस्मेटिक रीजन की वजह से, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है, देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट करते हैं। वंस द टेरिजियम हैज एनरोच्ड प्यूपिलरी एरिया, अगर प्यूपिलरी एरिया को एनरोच कर दिया तब हम करेंगे। डिप्लोपिया ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट, और ऑक्यूलर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से डिप्लोपिया देखने के लिए मिलता है, तो उस केस में हम कर सकते हैं। फिर आता है इसमें कुछ मेडिकल मैनेजमेंट है। तो देखो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में टीयर सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड दे सकते हैं, सन ग्लासेस टू रिड्यूस यूवी एक्सपोजर, डिक्रीज ग्रोथ स्टिमुलस। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ रिकरेंस, दोबारा चीज ना हो, इसके लिए हम मीटोमाइसिन यूज करते हैं, मीटोमाइसिन सी इसमें यूज की जाती है। सर्जिकल एक्सीजन विद बेयर स्क्लेरा, ठीक है, सर्जिकल एक्सीजन करते हैं जिसमें स्क्लेरा को हम बेयर ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर्जिकल एक्सीजन विद फ्री कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट, और इसमें क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस क्या है जिसमें हम कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट करते हैं, कि कंजक्टाइवा जो फ्री है वहां का ही कुछ पोर्शन कट करके जहां से हमने टेरिजियम हटाया होता है वहां पर इसको प्लेस कर देते हैं। इन रिकरेंट recalcitrant टेरिजियम, सर्जिकल एक्सीजन coupled with lamellar keratectomy और lamellar keratoplasty। अब आते हैं बुक पर पहले। तो इंडिकेशंस हमने पहले ही देख लिया, अगर क्या है, विजुअल इंपेयरमेंट है, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है, डिप्लोपिया मिल रहा है क्योंकि ऑक्यूलर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। If pterygium is progressive, it should be excised by one of the following methods.
अगर जो टेरिजियम है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखो बेयर स्क्लेरा टेक्निक, मैकरोनल्ड्स ऑपरेशन, टेरिजियम एक्सीजन विद फ्री कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ, टेरिजियम एक्सीजन विद एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट। ठीक है, अब इसमें आता है मैकरोनल ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन। तो द एपेक्स इज फ्री, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपेक्स को हटाते हैं एंड टर्न डाउन, और उसको टर्न कर दिया जाता है अंडर बल्बर एरिया, bulbar conjunctiva and sutured in this position, this is how scar is left on the cornea। तो जो मैक्रोनल ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन है, इसमें क्या कर रहे हैं, एपेक्स से काटा, उसको फोल्ड किया बल्बर कंजक्टाइवा में और उसको वहीं सूचर कर दिया, जिससे एक स्कार रह जाता है वहां पे। फिर आता है बेयर स्क्लेरा टेक्निक, तो एक्सीजन ऑफ द टेरिजियम विद द कंजक्टाइवा एंड कीपिंग द लिम्बल एंड एडजेसेंट स्क्लेरल एरिया बेयर। तो इसमें क्या करते हैं, टेरिजियम को काटा और निकाल दिया, और जो लिम्बल एरिया जो भी वहां पे एडजेसेंट एरिया था उसको कैसा रख दिया, बेयर, खाली ऐसी छोड़ दिया। तो ये एक टेक्निक होती है। टेरिजियम ऑपरेशन विद लिम्बर कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ, अब वो ऑपरेशन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिम्बल कंजक्टाइवा का ऑटोग्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन इट इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक होती है आफ्टर गिविंग टॉपिकल एनेस्थीसिया। तो कोई भी हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं पहले एनेस्थीसिया जरूरी है। होल्ड हेड ऑफ टेरिजियम एंड डिसेक्ट द एपेक्स फ्रॉम द कॉर्निया। तो क्या करना है, टेरिजियम को होल्ड करना है और एपेक्स को क्या करना है, डाइसेक्ट करना है कॉर्निया के। द मेन मास ऑफ टेरिजियम इज सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरा, तो मेन मास को क्या करना है, स्क्लेरा से सेपरेट करना है। टेरिजियम टिश्यू इज देन एक्साइज टेकिंग केयर नॉट टू डैमेज द अंडरलाइंग मेडिकल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल। फिर सबसे पहले हमने क्या किया, एनेस्थीसिया दिया। ठीक है, फिर हमने हेड ऑफ टेरिजियम को क्या किया, डाइसेक्ट किया। द मेन मास ऑफ टेरिजियम इज सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरा, और मेन मास को हमने क्या कर लिया, अभी अलग कर लिया टेरिजियम को। अब इस टेरिजियम टिश्यू को एक्साइज करा जाता है, और ऐसे एक्साइज किया जाता है कि जो मीडियल रेक्टस मसल है उस पर नुकसान ना पहुंचे। हीमोस्टेसिस इज अचीव्ड एंड एपिस्क्लेरल टिश्यू इज थॉरोली कॉटराइज। तो हीमोस्टेसिस अचीव की जाती है और जो एपिस्क्लेरल टिश्यू है उसको कॉटराइज किया जाता है। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लिम्बल कंजक्टाइवा इज डाइसेक्टेड। अब क्या करते हैं, जो लिम्बल कंजक्टाइवा है उसको क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं फ्रॉम अपर टेम्पोरल एरिया एंड टेकन आउट एज अ ग्राफ्ट, और उसका ग्राफ्ट लगाया जाता है, और हमें कहाँ से लेना है, सेम आई से ही लेना है। फिर जो ग्राफ्टेड टिश्यू है उसको सूचर कर देते हैं, या फिर हम इसके लिए फाइब्रिन ग्लू स्टिक या फिर ऑटोग्राफ्ट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर टेरिजियम एक्सीजन विद एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट, तो इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल एक्सीजन विद एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट, और इसमें भी हम मीटोमाइसिन सी देते हैं। एप्लीकेशन में बी रिक्वायर्ड इन रिकरेंट टेरिजियम और वेरी वेरी लार्ज टेरिजियम। ठीक है, तो अब एक बार इसमें देख लेते हैं हमने कैसे कैसे ऑपरेशन किया। तो आई को पहले क्या करा, हमने एनेस्थेटाइज किया। ट्रैक्शन सूचर्स में बी यूज्ड इफ नेसेसरी, तो इसमें हम ट्रैक्शन सूचर्स लगा सकते हैं कि इनको खींचने के लिए यहाँ पर भी सूचर्स यूज कर सकते हैं। कंजक्टाइवल पोर्शन ऑफ टेरिजियम इज मार्क्ड, अब देखो यहाँ पे पेन से मार्किंग कर रखी है कि कंजक्टाइवल पोर्शन कौन सा कितना काटना है। ऑपरेटिव टेक्निक 57 बीवर ब्लेड इज यूज्ड टू डिसेक्ट द हेड एंड नेक ऑफ द टेरिजियम बैक टू द लिम्बस, फिर ये यूज करना है। ऑपरेटिव टेक्निक, हेड ऑफ द टेरिजियम इज एवर्स्ड फ्रॉम द कॉर्निया, तो कॉर्निया से तो देखो हेड को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है एंड द रेसिडुअल अटैचमेंट ऑफ टेनेंस फेजिया एंड कंजक्टाइवा कैन बी रिमूव बाय स्क्रैपिंग विद अ 15 ब्लेड विच हेल्प टू मिनिमाइज पोस्ट स्कारिंग एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, टेनेंस फेजिया और कंजक्टाइवा को रिमूव कर सकते हैं। शार्प डाइसेक्शन ऑफ कंजक्टाइवल पोर्शन ऑफ टेरिजियम, तो यहाँ पे शार्प डाइसेक्शन किया जाता है कंजक्टाइवल पोर्शन का टेरिजियम के। फिर वुंड क्लोजर ऑप्शंस, अब हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब हमने ये निकाल दिया, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास वुंड बचा। अब वुंड को हम या तो खाली छोड़ दें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेयर स्क्लेरा टेक्निक बोलेंगे, या फिर हम उसको सूचर कर दें सिंपल, तो उसे हम सिंपल क्लोजर बोलेंगे, या फिर हम वहां पे क्या कर दें, एक फ्लैप लगा दें तो स्लाइडिंग फ्लैप बोलेंगे। दूसरा होता है रोटेशनल फ्लैप, फिर अगला होता है कंजक्टाइवल ग्राफ्ट। ठीक है,
फिर बेयर स्क्लेरा क्लोजर में देखो क्या कर रहे हैं, नो सूचर्स और फाइन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज टू अपोज कंजक्टाइवा, कोई सूचर नहीं लगाया है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। लीव द एरिया बेयर स्क्लेरा, ऐसे ही छोड़ दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, बेयर स्क्लेरा क्लोजर बोलेंगे। तो सिंपल क्लोजर आता है, सिंपल क्लोजर में हमने क्या करा, सूचर लगा दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सर्जिकल टेक्निक ऑफ टेरिजियम एक्सीजन, तो ये हमने देख लिया था कि पेन से मार्किंग करनी है, फिर हमने 3/4 कट करना है, हम फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो द मेन मास ऑफ टेरिजियम इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्लेरा अंडरनीथ द कंजक्टाइवा। Pterygium tissue is then excised, taking care not to damage the underlying medial rectus muscle. Hemostasis is achieved and the episcleral tissue exposed is cauterized thoroughly. अब देखो यहाँ पर भी सूचर कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सूचर कर रखा है, फिर यहाँ पे सर्कुलर वे में सूचर कर रखा है। लिम्बल कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ transplantic to cover the defect after pterygium excision at the latest and most effective technique। तो कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ किया जाता है कि कंजक्टाइवा का ही एक पोर्शन लेके जो हमने जहां पर से टेरिजियम एक्साइज किया है वहां पर ऑटोग्राफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टेरिजियम और अर्म का पोर्शन कंप्लीट होता है, जो कि हमारा शुक्लगत रोग की हमने पहली व्याधि पढ़ी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ वैद्यश्री BMS लाइब्रेरी। थैंक यू।